नमस्कार नमस्कार, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुलू गुलू कर देता हूं मैं। क्लास 9th आ जाओ। वेलकम बैक क्लास 9th, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? अगर हां तो मुझे फटाफट से कमेंट्स में बताइए, चैट में बताइए, मतलब कि यस यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। कैसा रहा मतलब आपका 3 दिनों का सफर? मुझे बड़ी याद आती तुम लोगों की यार, जब 3 दिन तक क्लास नहीं होती तो आई फील लाइक दिस कि कब क्लास होगी। ठीक है, तो इन 3 दिनों में बहुत कुछ हुआ। 15 अगस्त भी निकल गया। इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया बताओ? और आप लोगों को हमारी तरफ से जो एक सरप्राइज मिला इंडिपेंडेंस डे का, वो कैसा लगा? हम लोगों ने एक सरप्राइज दिया आपको इंडिपेंडेंस डे का, कितने लोगों को वो अच्छा लगा बताओ? आपने देखा एक इंडिपेंडेंस डे का सरप्राइज आया था, बताइए कितने लोगों ने वो इंडिपेंडेंस डे का सरप्राइज देखा? टेल मी फास्ट। क्यों भाई? तुर्तुक वैली में हम लोग गए थे। वहां हमने तुर्तुक पता है कहां है? जैसे जब आप जाते हो ऊपर 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 चलते जाओगे, दिल्ली के बाद में ऊपर हिमाचल प्रदेश वगैरह सब, कश्मीर लग जाएगा, लद्दाख में भी ऊपर 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 जाते जाओगे। लद्दाख से भी लद्दाख में जैसे लेह है, लेह से और 8 घंटे ट्रेवल करने के बाद में इंडिया का जो लास्ट विलेज है ना, वो है तुर्तुक। फाइन, वहां से 5 किलोमीटर दूर पे पाकिस्तान की बॉर्डर होती है, और आगे जाते पाकिस्तान पहुंच जाते। तो हमने एक मुहिम शुरू करी है इस इंडिपेंडेंस डे से, और वो मुहिम ये है कि हम क्या करने वाले पता है? हम कंट्री के रिमोटेस्ट पार्ट्स में जाकर एजुकेशन को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, डिजिटलाइज करेंगे। एंड बिलीव मी, इट फेल्ट सो गुड। इतना अच्छा लगा ना वो। क्यों? क्योंकि वहां गए तो हमें पता चला कि वहां बुक्स पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। रिमोट एरिया है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आप ट्रेन देखोगे वहां पहाड़ ही पहाड़ है, और वहां बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े सपने, उनकी आंखों में बड़ी बड़ी चमक। बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू पीपल। आप लोगों के कारण आज ये पॉसिबल हो पा रहा है कि नेक्स्ट टॉपर्स जो शायद 3 लोगों ने बस कुछ 9th-10th के बच्चों का जीवन सरल करने के लिए शुरू किया था, वो आज 11th-12th में भी है, वो आज 8th में भी है, वो आज जेईई नीट की तैयारी करवाने वाले बच्चों के लिए भी है। और इनफैक्ट एक और मजेदार चीज बताऊं मैं अगर आपको, तो इंडिपेंडेंस डे के जो कह सकते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर्स, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो स्टेज से एड्रेस किया और उन्होंने बात करी क्या कि एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने में ऑनलाइन एजुकेशन के प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं आपको यह बताता हूं कि अगर मेरे माध्यम से आपके कह सकते हैं कि इस क्लास के माध्यम से अगर मैं आप तक एक बात पहुंचा दूं सिंपल सी, देखा था आपने वो स्पीच वाला पार्ट देखा था उनका? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को अपनी स्पीच में यह कहा कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं, और उन्होंने यह भी बोला कि वो ऑनलाइन फ्री कोचिंग्स प्रोवाइड करेंगे। तो आई एज अ पर्सन जो ऑनलाइन एजुकेशन में है, मैं अपना क्या बोल सकते हैं ना, सपोर्ट एक्सटेंड करूंगा कि अगर किसी तरह से वो हमें इंटीग्रेट कर पाए उस प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि जो हमने इस 15 अगस्त से जिम्मेदारी उठाई है कि रिमोट एरियाज में एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना है, तो ऑनलाइन कैन बी द बेस्ट वे, एंड वी आर मोर देन हैप्पी। हम अपने दोनों हाथ खोल के उनकी इस मुहिम में हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से वो सपोर्ट मांगे, हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास है। तो मैं आपको क्या केस बता रहा हूं? मैं आपको वही तो केस बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि हम वहां तुर्तुक गए और हमने एक वहां पे स्मार्ट बोर्ड लगा दिया। हमने बच्चों के लिए वहां पे ये प्रॉमिस करके आ गए कि हम स्टेशनरी उन्हें पहुंचाएंगे। तो एक जनरेशन के स्टडी साइकिल में एक मोमेंटम बन जाएगा। तो अब वो इंपैक्ट समझ में आ रहा है धीरे धीरे, अब वो इंपैक्ट समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलो आ जाओ, आज हमारी क्लास लेट हो गई यार। ठीक है, ऑडिबल विजिबल है? चलो आ जाओ। ठीक है,
मतलब मैं वही बता रहा हूं, हमें ऐसा लगता है कि यार स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, अब तो देश में उन्नति होगी वो, लेकिन देयर इज अ लॉट टू डू। मैं आपको क्या बताऊं। और पिछले कुछ समय से जैसे जब से हमने ये मुहिम उठाई है तो मैं देख रहा हूं, मैंने टीम को भी काम पे लगाया है, रिसर्च कर रहे हैं वो लोग, तो पता लग रहा है कि ऐसे स्कूल्स हैं जो शायद खप्पर के बने हुए घरों में चल रहे हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं, तो देयर इज अ लॉट टू डू। मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूं, पॉइंट ये ना कि हम सब पेसिमिस्ट नहीं हो सकते कि इस देश का कुछ नहीं होगा। हम हैं तो इस देश का बहुत कुछ हो सकता है, जिम्मेदारी हमें तो उठाना पड़ेगी ना, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। आ जाओ, अब कमिंग बैक टू दिस, तो हमारा चैप्टर जो है आखिरी पड़ाव पे है। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट हमने चाइनीज इजिप्शियन सिविलाइजेशन कंप्लीट कर ली थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कंप्लीट कर ली थी। आज मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। तो अगर मैं रिकैप करवाऊं बेसिकली, तो पीछे से थोड़ा सा 5 मिनट में रिकैप करवाऊंगा। हमने देखा कि क्यों हमारे एंसेस्टर्स को हमने पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक हिस्ट्री तो वो है जब राइटिंग्स डेवलप हो गई, और एक हिस्ट्री उसके पहले की जब राइटिंग्स डेवलप नहीं हुई थी। तो उसमें आप देखेंगे कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पीशीज ह्यूमन बींग्स की इवॉल्व हुई है, ठीक है। होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस की अगर हम बात करेंगे तो होमो सेपियंस ने भी लंबे समय तक अपने अंदर इवोल्यूशन देखा। वो हंटर गैदरर से क्या है, सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बनते हैं। तो वही पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक स्टोन टूल्स का यूज करते करते वो खेती बाड़ी करने लगे। नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज के बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो सिविलाइजेशन डेवलप होती है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। चाल्कोलिथिक पीरियड आता है जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, कॉपर का यूज शुरू होता है, फिर ब्रॉन्ज एज आती है और फिर आयरन एज आती है। अब इस एज में, इस पूरे टाइम फ्रेम में जैसे अगर आप देखोगे तो इस पूरे टाइम फ्रेम में वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिविलाइजेशन डेवलप हुई। ये सारे फेजेस हमने उस चार्ट से ही समझ लिए, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक सारे, है ना। नियोलिथिक के बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो नियोलिथिक पीरियड में इंडिया में क्या हो रहा था, तो नियोलिथिक डेवलपमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखे तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, ठीक है। तो ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, देखा कैसे एक डेवलप्ड सिस्टम था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में हमने ये देखा कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इन आउटसाइड इंडिया। तो अगर हम बात करें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में देखा, जो आज के इराक ईरान वाले क्षेत्र में है, प्रेजेंट डे इराक ईरान वाले क्षेत्र में, ठीक है। फिर उसमें अलग अलग एम्पायर्स हुए, कौन कौन से एम्पायर्स हुए तो उनके बारे में देखा हमने, सुमेरियन, अकेडियन, असेरियन, बेबीलोनियन। फिर इस सिविलाइजेशन के बाद में हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, जो कि पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपको ध्यान हो तो वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसमें हमने क्या देखा कि वो ममीफिकेशन में बिलीव करते थे, पिरामिड्स बनाए, उनके फेस्टिवल्स होते थे, उनकी एक अलग लाइफस्टाइल होती थी। तो ये सारा का सारा इजिप्शियंस ने, जैसे आप देखेंगे इजिप्शियन कैलेंडर इज वेरी क्लोज टू द कैलेंडर विच वी फॉलो टुडे, ठीक है। वो बस वो आधे 1/4 दिन का हिसाब लगाना भूल गए थे, ध्यान आ रहा है। और इजिप्शियंस के बारे में हमने क्या देखा, नाइल रिवर के बाद डेवलप हुई थी। फेरोज का कल्चर था, वहां पे रूलर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता था, भगवान, और दे यूज्ड टू वर्शिप, क्या कह सकते हैं, स्पिरिट्स, नेचुरल स्पिरिट्स वगैरह को पूजा करते थे। ये सारा सब कुछ पढ़ा। फिर जैसे उनका सेद फेस्टिवल होता था। सेद फेस्टिवल क्या था कि एक किंग ने 30 साल पूरे करे तो उसको सेलिब्रेट करते हुए सेद फेस्टिवल मनाते थे वो। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद में इस चैप्टर के क्वेश्चन देख लो जरा, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। बताओ, क्लियर हुआ? आप जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर। देखो मैं जल्दी जल्दी तो आपको 1 घंटे में पूरा पढ़ा सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रेन निकल रही है और आपकी 6 दिन क्लास चलती है। तो अगर आप जैसे देखोगे तो इकोनॉमिक्स का आपका दूसरा चैप्टर भी हो जाएगा, है ना। इस हफ्ते में शायद इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर हो जाना चाहिए आपका। तो एक चैप्टर वो हो गया, ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का, एक सिविक्स का उठा लेंगे। इतना ही आ रहा होगा तुम्हारे टेस्ट वगैरह में, है ना। अब इसके बाद में सेकंड राउंड ऑफ चैप्टर शुरू करेंगे, तो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स का एक एक बचा, इकोनॉमिक्स का तो हो ही जाएगा, फाइन। और इनफैक्ट क्या होगा कि जो मुझे समझ में आ रहा है, अगस्त चल रहा है अभी, अगस्त के बाद में सितंबर तक हम, मेरे हिसाब से मिड सितंबर तक हम ये बुक कंप्लीट कर देंगे। मीनवाइल लेट्स सी आपकी दूसरी वाली बुक जो है वो कब आती है। एक तो एनसीईआरटी वालों ने कुछ तो जीवन कठिन बना के रखा है, किताबें दे देते टाइम से तो बच्चों को पढ़ा लिखा देते, है ना। आ जाओ, क्लियर है सर? गुलगुलू कर दो। हाँ बेटा गुलगुलू कर दूंगा, आ जाओ, ये लो, फाइन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इजिप्शियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। इजिप्शियन हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, ये पढ़ा था हमने क्या, पेपरस, ठीक है। पेपरस रिकॉर्ड्स क्या थे, अच्छा उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इजिप्शियन हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पेपरस रिकॉर्ड्स
Papyrus documents preserved stories as well as practical details. The Papyrus Ebers list more than 700 cures, ठीक है, cures and spells of Egyptian magicians, ठीक है. Papyrus was made from the outer bark of papyrus plant. तो पेपरस एक प्लांट है जो नाइल रिवर के, पोल दे दूं, पोल दे देता हूं, रुक जाओ, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट इसको. ये लो, इसका राइट आंसर लगाओ. तो अब जैसे आप देखेंगे तो पेपरस एक प्लांट था जो नाइल रिवर के वहां कोने कोने पे ग्रो होता था. इजिप्शियंस ने अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने में पेपरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, क्योंकि पेपरस को वो लेते थे, उसकी रीड्स को आपस में बून के पॉलिश करके, बोल सकते हैं ना, ओल्ड पेपर टाइप का स्ट्रक्चर बनाते थे और उसके ऊपर हिस्ट्री प्रिजर्व की गई थी, फिर उनको रोल बैक करके जार्स में रखा गया था. ध्यान आ रहा है? तो इजिप्शियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में पेपरस रिकॉर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा. पेपरस डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व्ड स्टोरीज एज वेल एज प्रैक्टिकल डिटेल. सही बात है. पेपरस एब्रस जो मिला है तो उसके अंदर 700 से ज्यादा क्योर्स हैं, ठीक है, और स्पेल्स हैं इजिप्शियन मेडिसिन के. सही बात है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है. फिर क्या है? पेपरस वॉज मेड फ्रॉम द आउटर बार्क ऑफ पेपरस प्लांट. नहीं, इनर बार्क को निकाल के, उसको धो के, उनको आपस में बून के एक शीट टाइप बना के उसको पॉलिश करा जाता था. तो यह वाला स्टेटमेंट गलत है. 1 2 3 इज द करेक्ट. 1 2 3 1 2 3 इज द करेक्ट, ठीक है. तो 1 2 3 इज द करेक्ट. बी इज द राइट आंसर फॉर दिस. समझ में आया? बी इज द राइट आंसर. कितने परसेंट बच्चों ने बी लगाया? बी 31.93. बाबू बी होगा ना. 1 2 3 सही है, 3 भी तो सही है. इजिप्शियन मेडिसिन के बारे में, अरे ब्लैक स्क्रीन हो गई क्या? रुक जाओ, पैर उलझ गया मेरा. ठीक है, सही है सब कुछ. हाँ, इजिप्शियन मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ था, वो बॉक्स बना है. जैसे अगर आप बुक को देखेंगे तो बुक में एक बॉक्स के बाजू में ध्यान रखना होता है कहां डिटेल रहती है. ये दिख रहा है, ये यहां पे पेपरस के बारे में यहां लिखा हुआ है. क्लियर हुआ? राइट आंसर बी है. बी. बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया है. क्या बात है भाई, पढ़ नहीं रहे हो क्या? रिवाइज नहीं करते हो ना? सही बताना, तुम यहां से जाने के बाद में रिवाइज नहीं करते हो. आ जाओ, अगला पेपरस अरबिस हो गया. अगला क्या है? चूज दी करेक्ट ऑप्शन. अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेपरस अरबिस क्या है? पेपरस अरबिस जैसे आप देखेंगे तो इसमें इजिप्शियन मेडिसिन के बारे में लिखा है. रोजेटा स्टोन जो है तो उसमें 3 टाइप ऑफ राइटिंग है, जो कि एक तरह से डिक्शनरी का काम करा है, जिसने बाइलिंगुअल तरीके से हमें इजिप्शियन स्क्रिप्ट को समझने के लिए. चैंपोलिन, आपको अगर ध्यान हो तो जीन फ्रांसिस्को चैंपोलिन वॉज द पर्सन जिसने इजिप्शियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था, ठीक है. और साइरस जो है तो डॉग स्टार है. क्लियर? तो इस हिसाब से ए का 2, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4. ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. ए जो है इसका करेक्ट आंसर है. बढ़िया. अब अगला क्या? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिरामिड्स. फेरोज वर बरीड डीप अंडरग्राउंड आफ्टर देयर डेथ. सही बात है. रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मस्तबा was placed over the burial chamber. Gradually mastaba were placed on top of another to form pyramids. The step pyramids at Saqqara is the prominent example. मुझे लग रहा है चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है. तो इसमें चारों ही सही है. तो फॉर्म ऑफ पिरामिड, ठीक है, चारों सही है. सी लगा दिया जाए. व्हाट डू यू गाइस से? सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. पिछले वाले का ए था, सी हो गया. अगला, एन इजिप्शियन वुमेन हु ट्रेन फ्रॉम चाइल्डहुड टू रूल, बोल दे रहा हूं, एंड बिकेम क्वीन एट द एज ऑफ 18, हु इज बीइंग रेफर्ड टू. कौन सी वो महिला थी? इसके ऊपर मूवीज भी बनी है, बताना, ठीक है, जो विमेन रूलर बनी थी. पोल दे दिया मैंने. जो विमेन रूलर बनी थी इजिप्ट में, जल्दी टेल मी फास्ट. विमेन रूलर बनी थी, उसके बारे में बताओ. बताओ बताओ बताओ. बताओ. क्लियर है? एन इजिप्शियन वुमेन वॉज ट्रेन्ड फ्रॉम चाइल्डहुड टू रूल एंड बिकम क्वीन एट द एज ऑफ 18. हु इज बिंग रेफर्ड टू. यहां पे किसकी बात की जा रही है? यहां पे किसकी बात की जा रही है? कौन थी वो महिला? तो हु इज बिंग रेफर्ड टू.
तो आप यहां जैसे राइट आंसर देखेंगे क्लियोपैत्रा वॉज द राइट आंसर, बॉक्स में डिटेल दी है, ध्यान आया, क्लियोपैत्रा वो महिला थी, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते फटाफट, इसमें कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया, लेट्स सी। तो 49%। अरे यार पढ़ते नहीं हो तुम। Why was the Rosetta Stone important in deciphering Egyptian script? तो रोजेटा स्टोन में आप क्या बोलेंगे, रोजेटा स्टोन जो मिला था तो उस रोजेटा स्टोन में मल्टीपल लैंग्वेज मतलब 3 लैंग्वेजेस में सेम चीजें लिखी गई थी, विच एक्टेड एज अ गाइड फॉर बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और वही चैंपोलिन ने फिर उसको डिसाइफर किया और इस तरह से इजिप्शियन स्क्रिप्ट को समझना हमारे लिए आसान हो गया। लिख पाओगे फटाफट, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं आज, ठीक है। लिख पाओगे ना, डायरेक्ट आंसर है। हाउ डिड वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इजिप्ट? वाटर मैनेजमेंट जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि डिचेस वर डग। वाटर मैनेजमेंट में क्या होता था, ध्यान है आपको, डिचेस, डिच मतलब गड्ढे, ठीक है। तो गड्ढे खोदे जाते थे, खेतों में वहां से पानी लाया जाता था नाइल रिवर का, और वो नाइल रिवर के पानी को फिर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दे जो इजिप्शियन लोग थे, दे न्यू मेनी एक्टिविटीज, जैसे दे यूज्ड टू स्विम, मतलब वो क्या बोलते हैं, तैरना जानते थे, फिर उसके बाद में कैनोइंग जानते थे। तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और लोकल गवर्नमेंट जो है तो वो इसी के अराउंड डेवलप हुई थी। समझ में आया? क्योंकि खेती के बाद से ही तो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और फिर क्या बोल सकते हैं कि जो लोग अमीर हो जाएंगे वो रूलिंग क्लास में चले जाएंगे। तो खेती से ही उनका स्टार्ट हुआ था सारा सिस्टम, और नाइल रिवर के वाटर से खेती करना शुरू करी थी। और उसका इनिशियल क्या है कि वो अपने खेतों में ऐसे डिचेस बना के, गड्ढे बना के पानी ले जाते थे, इरिगेशन करते थे, सिंपल, ठीक है। आ जाओ, चाइनीज सिविलाइजेशन। आज तुमने एमसीक्यू में लेकिन मुझे निराश किया है, दोनों एमसीक्यू में कम बच्चों ने सही आंसर दिया। आर्यन, नमन, नव्या, मोहम्मद, तुम्हारा नाम पूरा नहीं दिख रहा बाबू, द्वितीय, उत्कर्ष, कल्याण, नहीं कयान, शेख, यूकी, रिदा और दीपकांश, ये सारे बच्चे जो हैं लीडर बोर्ड पे थे पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में सनाया सैनी, अंशिका, सौम्य वर्मा, मृणालिनी, अयात, हर्षित, शान अली, साई। देखो मेरे इसमें क्या होता है ना, नाम ऐसा आधा दिखता है, तुमने तो बोलोगे अब मुझे दिख नहीं रहा है, सॉरी, श्री के आगे नहीं दिख रहा है, श्री प्रसन्न बस इतना दिख रहा है, आशुतोष, और ये भी हेतु युक्ता इतना दिख रहा है बस। चलो, छोटे नाम होना चाहिए ना तुम्हारे, इतना बड़ा नाम। आगे बढ़ते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन इज द नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन, अब देखो जैसे हमने देखा सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से यस और नो में, यहां तक। पोल गलत कहां है, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो यहां से आगे बढ़ते हैं। कल हमारा स्पोर्ट्स डे भी था, तुम्हें पता है, नेक्स्ट टॉपर्स में हमने स्पोर्ट्स डे करवाया था, सारे जो आपके 11th-12th के टीचर थे उनके साथ में बढ़िया क्रिकेट, फुटबॉल, झेंगा, झेंगा तो मैंने पहली बार देखा कि झेंगा जैसा भी गेम होता है, ठीक है, थ्रो बॉल, और मल्टीपल स्पोर्ट्स उन्होंने खेले, और मल्टीपल स्पोर्ट्स में बेहतरीन परफॉर्म करा। एक स्पोर्ट्स मैंने भी जूनियर की टीम से खेल दिया, जूनियर्स की टीम मुझे कमजोर दिख रही थी, मुझसे चल लाओ जूनियर्स की टीम से एक गेम खेला जाए, और जूनियर्स की टीम से फिर मैंने क्या किया, फुटबॉल खेला और जीते फाइनल। चलो, तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, हाँ, तो इसी कारण हाथ पे सब आज जाम हो गए। द चाइनीज सिविलाइजेशन, अब चाइनीज सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो यू हैव ऑलरेडी सीन इन द केस ऑफ मेसोपोटामियंस एंड द इजिप्ट हाउ रिवर्स हेल्प सिविलाइजेशन ग्रो। कैन यू रिकॉल हाउ दे सपोर्टेड पीपल्स लाइफ? ऑब्वियस है, जो इनिशियल सेटलमेंट हुए, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कर लो, चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर लो, चाहे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की बात कर लो, हर सिविलाइजेशन में रिवर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि रिवर के आसपास सारे सेटलमेंट होते चले गए, वहीं से खेती होती गई, वहीं खेती से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, वहीं टाउन सिटीज बनी, वहीं टाउन्स बने, और वहीं के वहीं पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, है ना। तो उसी तरह से चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर्स ओनली, ठीक है। तो रिवर्स के ही आसपास चाइनीज सिविलाइजेशन भी फ्लरिश करती है, और वो कौन सी नदी थी? ह्वांग-हू। चाइनीज लैंग्वेज में अगर बोले तो ह्वांग-हू ऐसा है उसका, लेकिन अगर आप स्पेलिंग ध्यान रखने के हिसाब से पढ़ोगे तो ह्वांग ही ध्यान रख लेना तुम, ठीक है। इस ह्वांग ही रिवर को या फिर ह्वांग-हू रिवर को ही येलो रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। येलो रिवर
के नाम से जानी जाती है नदी। और इनफैक्ट इस नदी को द क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन मतलब कि पूरा का पूरा चाइना में आज जो आप चाइना देख रहे हो ना, वो इस नदी की गोद से निकला है, इस नदी की रिवर वैली। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहीं से सेटलमेंट होना शुरू हुआ। मैं एक और मजेदार चीज बताऊं तुम्हें चाइनीज सिविलाइजेशन की। ओल्डेस्ट डायनेस्टिक सिविलाइजेशन अगर कोई है, ओल्डेस्ट डायनेस्टिक सिविलाइजेशन मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन चालू हुई आज से 5500 साल पहले। लेकिन वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बीच में ब्रेक आता है कि वो सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी नहीं है, बीच में खत्म हो गई। कहां गए, कैसे खत्म हुए लोग, उसका रिकॉर्ड क्लियर मेंशन नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट ही डिसाइफर नहीं कर पाए, लेकिन एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। लेकिन चाइना में आप देखोगे, चाइना में ये ओल्डेस्ट चाइनीज सिविलाइजेशन जो वांग ही रिवर के पास से, येलो रिवर के वहां से जो सिविलाइजेशन चालू हुई है ना, तो वो सिविलाइजेशन पूरे उस समय से अभी तक के रिकॉर्ड है, प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है कि कौन सी सिविलाइजेशन क्या, किसके बाद में क्या, किसके बाद में क्या, और किस तरह से वो ग्रो करी, और आज तक वो सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। जैसे उस सिविलाइजेशन में जो पुराने समय के लोग थे, तो उनके बाद कौन 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 आता चलेगा, कैसे उसकी कंटिन्यूटी है। तो इसीलिए ओल्डेस्ट डायनेस्टिक सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है, चाइनीज सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो यांगी रिवर और यांगजे, ठीक है, यांगजे रिवर, तो यांगजे और येलो रिवर, इन दोनों रिवर के पास में चाइनीज सिविलाइजेशन जो है फ्लरिश होती है। These two river valleys were also center to early Chinese Neolithic culture dating to around 7000 BC, around 7000 BC, मतलब आज से लगभग 9000 साल पहले जो न्यूलिथिक कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ था। न्यूलिथिक कल्चर में क्या है कि सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए थे। अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा तो इस पेज पे हमने उसको समझा था, याद है? अभी ला रहा हूँ, रुको, चलो इतना पीछे बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे, तो वेस्ट एशिया, इंडिया, गंगा, ये नदन चाइना, तो नदन चाइना में जैसे अगर आप देखोगे तो आज से 9000 साल पहले की अगर बात करें, 9000 साल पहले की अगर बात करें, तो ये चाइनीज पोट्री, चाइनीज लाइफ स्टॉक और जो चाइनीज न्यूलिथिक टाइम पीरियड में जो चाइना का लैंडस्केप शेप हो रहा था, वो आपको देखने को मिलता है कि नॉर्थ चाइना में येलो रिवर और यांगजे रिवर जो है, यांगजे, ठीक है, उन रिवर के अराउंड ही हुआ था। ठीक है, ये टाइमलाइन आप ट्रैक कर सकते हो। अब फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये न्यूलिथिक सेटलमेंट से एग्रीकल्चरलिस्ट बनते हैं। एग्रीकल्चरलिस्ट बनने, खत्म हो गया क्या? हाँ, एग्रीकल्चरलिस्ट बनने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, अराउंड 2000 BC द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर, मतलब अब हम किस में आ गए, 2000 BC मतलब वो चैल्कोलिथिक एज में आ गए। चैल्कोलिथिक एज में, ब्रॉन्ज एज में कॉपर और ब्रॉन्ज को जब इन्होंने यूज करना शुरू किया, तो बहुत सारे ब्रॉट मेनी ऑफ द न्यूलिथिक सेटलमेंट स्पेशली दोज इन द येलो रिवर बेसिन टू अ थ्रेशोल्ड ऑफ ब्रॉन्ज एज। ठीक है, मतलब अब जब इन्होंने कॉपर के और ब्रॉन्ज के टूल्स इस्तेमाल करना शुरू करेंगे खेती में, तो दे केम टू द थ्रेशोल्ड ऑफ न्यूलिथिक एज, मतलब कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लिया था उन्होंने, खेती वेती में खूब नाम कमा लिया था। However, it was only around 1600 BC that urban centers began to emerge with the expansion of agricultural productivity and advancement in metallurgy and craft production. तो फिर क्या हो रहा है कि न्यूलिथिक एज जब तक, मतलब वो पत्थर का यूज करके खेती वेती कर रहे हैं, तो 2000 BC तक वो एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए। खेती सब कर रहे थे, लेकिन बड़े अर्बन सेंटर्स नहीं बने थे। 1600 BC मतलब लगभग 400 साल बाद, और फिर उन्होंने क्या, अर्बन सेंटर्स बढ़ाना शुरू करे जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, क्राफ्ट था। देखो, शहर में और खेती कर रहे हैं नियोलिथिक पीरियड में क्या डिफरेंस है कि नियोलिथिक पीरियड में सिर्फ खेती हो रही है, लेकिन जब शहर बन रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, मेटलर्जी आपको देखने को मिलेगी कि मेटल्स के टूल्स, स्टैच्यूज वगैरह, ये सारी चीजें, क्राफ्ट, कुछ ना कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने क्या देखे थे, बीड्स मिल रहे थे, पोट्री मिल रही थी। तो वैसे ही यहां पे क्या है, क्राफ्ट प्रोडक्शन और मेटलर्जी जब शुरू होती तब शहर बनना शुरू होते हैं। These events led to the rise of first Chinese Bronze Age territorial empire। ठीक है, और इन्हीं सारे डेवलपमेंट से वही है, खेती, खेती से शहर बने, शहर से एम्पायर्स बनेंगे। तो चाइना का, चाइनीज सिविलाइजेशन का क्या देख सकते हो आप, these events led to the rise of first Chinese Bronze Age territorial empire, मतलब जमीन पे किसी ने अपना साम्राज्य बनाना शुरू करा। और वो टेरिटोरियल एम्पायर कौन थे, तो ये टेरिटोरियल एम्पायर्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ चाइना इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस डायनेस्टीज। डायनेस्टीज क्या होती है, मैं रूलर, मेरा बेटा रूलर, उसका बेटा रूलर, तो ये डायनेस्टी बनी। जैसे बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे मौर्यन पीरियड में, अगर आप देखेंगे अशोक, ठीक है, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक। तो ये डायनेस्टिक रूल्स हो रहे हैं, समझ में, ये डायनेस्टिक रूल्स हो रहे हैं ऐसे। तो वैसे ही चाइना में भी, चाइनीज सिविलाइजेशन में भी
जब खेती से ऊपर उठ के शहर बने, शहर बनने के बाद में डायनेस्टिक एम्पायर्स बने, तो जो पहला डायनेस्टिक एम्पायर था वो था शैंग डायनेस्टी। ठीक है, शैंग डायनेस्टी की बात कर लो। शैंग डायनेस्टी 1600 से 1046 बीसी तक रही है। फाइन, ये यहां पे आप और इसको इजी कर सकते हो, तो 1600 से 1046 बीसीई तक शैंग डायनेस्टी रही है। क्लियर हुआ? पहले 7000 बीसीई से यहां तक नियोलिथिक पीरियड रहा है, खेती वेती चल रही थी, सारा सब कुछ। तो अब शैंग डायनेस्टी के बाद में जो पावर में आएंगे, जोहू डायनेस्टी आएगी। फाइन, तो जोहू डायनेस्टी भी 1046 बीसीई से 256 बीसीई तक रही। क्लियर हुआ? These were the two well-known dynasties of the Bronze Age. Bronze Age की दो well-known dynasties हैं। इन डायनेस्टीज के बाद में क्या आता है? बाय 600 BC, जब आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो जोहू डायनेस्टी थी, तो द यूज ऑफ आयरन बिकेम पॉपुलर थ्रू आउट चाइना एंड चाइनीज आयरन एज जनरली डेट्स फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड। ठीक है, तो अब अभी तक आपने ब्रॉन्ज एज पढ़ा ना। ब्रॉन्ज के बाद में जब आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया, और यही टाइम पीरियड था लगभग 1000 बीसी के आसपास से, अगर आप देखोगे तो इंडिया में, चाइना में, यहां पे आयरन इस्तेमाल होने लगा था। तो 600 बीसी से आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो दिस मार्क द चाइनीज आयरन एज। द नेम चाइना प्रोबेबली कम्स फ्रॉम द आयरन एज। ये चिंग है, ठीक है, चिन्ह होती ना जैसे हमारी चिन्ह से ही चाइना वर्ड निकला है। ठीक है, तो QIN इज प्रोनाउंस्ड एज चिन्ह। ठीक है, चीन जो होता है, तो चीन, चाइना, ठीक है, तो ये चीन डायनेस्टी जो थी, चीन डायनेस्टी कब से कब तक रही? चीन डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो 221 से शुरू हो गई थी, 221 से 206 BC तक। फाइन, तो इस आयरन एज टाइम पीरियड में चीन डायनेस्टी ग्रो करती है, और प्रोबेबली उस चीन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही चाइना नाम डेवलप हुआ। मैं अगर आपको बताऊं भी ना, तो देखो जैसे शैंग डायनेस्टी जो थी, तो शैंग डायनेस्टी ने पहली बार डायनेस्टिक एम्पायर सेट किया था, मेटल टूल्स वगैरह ये ग्रो हुए थे। शैंग के बाद में जोहू डायनेस्टी जो थी, तो जोहू डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे मैंडेट ऑफ हेवन चलता था। ठीक है, ये मैंडेट ऑफ हेवन क्या है पता है? मैंडेट एक्स्ट्रा बता रहा हूं, मैंडेट ऑफ हेवन जो था, तो इस मैंडेट ऑफ हेवन का तात्पर्य ये होता था बेसिकली कि जो रूलर्स रूल कर रहे हैं ना, उन रूलर्स को किसने पहुंचाया पता है? उन रूलर्स को, ठीक है, उन रूलर्स को भगवान ने पहुंचाया। उन रूलर्स को भगवान ने, मैंडेट ऑफ हेवन जो है, तो उन रूलर्स को भगवान ने पहुंचाया है, और वो तब तक रूल करेंगे जब तक भगवान की इच्छा होगी। अगर भगवान को ऐसा होगा कि इनको रूल नहीं करना चाहिए, तो भगवान उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करवा देंगे, उनके अगेंस्ट में बाढ़ ला देंगे, उनके अगेंस्ट में फसल खराब हो जाएगी, फिर रूलर चेंज होना चाहिए। और इसी थ्योरी का हवाला देते हुए उन्होंने शैंग डायनेस्टी को हटा के जोहू डायनेस्टी आई थी। दो, ये कोई नहीं आपसे पूछने वाला, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे शैंग डायनेस्टी थी, जोहू डायनेस्टी थी, जोहू डायनेस्टी के बाद में चीन डायनेस्टी आएगी। ठीक है, तो चीन डायनेस्टी रूल करती है। फिर चीन डायनेस्टी इज नोन फॉर, क्या बोल सकते हैं ना, चीन डायनेस्टी इज नोन फॉर व्हाट, कि चीन डायनेस्टी ने वो किया था, क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ चाइना किया था। चाइनीज यूनिफिकेशन में चीन डायनेस्टी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ठीक है, एंड ऑल्सो एज द फर्स्ट एम्पीरियल डायनेस्टी ऑफ चाइना विच इज क्रेडिटेड टू यूनिफाइंग द कंट्री, है ना, इसको कंट्री को यूनिफाई करने का क्रेडिट मिलता है। अनदर इंपॉर्टेंट चाइनीज डायनेस्टी ऑफ द आयरन एज वाज द हान डायनेस्टी, और हान डायनेस्टी के टाइम पीरियड में 206 से 220 तक, जैसे अगर आप देखेंगे तो हान डायनेस्टी सबसे ज्यादा क्या करती है? चाइना को ग्रोथ दिलवाती है, फ्लरिश करवाती है। और आज भी आप देखेंगे तो चाइना के जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो हान्स कहते हैं अपने आप को, हान एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये चारों डायनेस्टीज ध्यान रहेगी। चैट में बताओ जरा, किधर गया फोन? ठीक है, चैट में बताओ, चारों डायनेस्टीज ध्यान रहेगी चाइना की, चारों डायनेस्टीज ध्यान रहेगी, बताओ बताओ, क्लियर है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर है तो बताओ जल्दी से। अनदर इंपॉर्टेंट चाइनीज डायनेस्टी ऑफ द आयरन एज वाज द हान डायनेस्टी। हान भी हो गया, तो चारों डायनेस्टीज मैंने आपको बता दिया, यस और नो? देखो, द जोहू रूलर्स वर बोथ किंग एंड प्रीस्ट, बिलीव टू अपॉइंट
अपॉइंटीज ऑफ हेवन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, तो अगर एक एक नंबर में आएगा कौन से डायनेस्टी से क्या रिलेट करोगे, तो शैंग डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी, जोहू डायनेस्टी वो थी जो अपने आपको अपॉइंटीज ऑफ हेवन मानते थे, बट दे कुड बी डिसमिस्ड व्हेन देयर पीपल डिड नॉट प्रॉस्पर। तो अगर वहां के लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे ये रूलर सही नहीं है, तो बाढ़ आ जाती थी, फसल खराब हो जाती थी, फिर लोग प्रोटेस्ट कर देते थे, तो फिर रूलर चेंज हो जाता था। ठीक है, तो ये जोहू रूलर्स जो थे, जोहू डायनेस्टी जो थी, वो क्या बोल सकते हैं, मैंडेट फ्रॉम हेवन जो है, तो मैंडेट ऑफ हेवन जो है उसके हिसाब से काम करते थे कि हमें तो ऊपर वाले ने अपॉइंट करा है। इसके बाद में अगर और पढ़े चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में, तो ये चाइनीज सिविलाइजेशन की मैंने आपको डायनेस्टीज बता दी। पब्लिक, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स वर चूजन विद ग्रेट केयर आफ्टर बीइंग एग्जामिन्ड इन आर्चरी, हॉर्समैनशिप, कैलकुलेशंस, राइटिंग एंड म्यूजिक। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पब्लिक ऑफिशियल्स मतलब क्या है, वहां के गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, तो चाइना में राजा होता था, राजा पूरा सिस्टम चलाने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपॉइंट करता था, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के एग्जाम्स होते थे उस समय पे। तो जो ओल्डेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट है ना, जैसे अगर आप अभी देख रहे होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होते हैं, नेशनल लेवल पे होता है, जैसे यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम, स्टेट लेवल पे होता है जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। झारखंड में मेरे जितने भी विद्यार्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, लड़ते रहो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है थोड़ा ऊंचा सुनती है, तो आपको अगर अपनी बात मनवाना है तो आपको एक जोरदार धमाका तो करना पड़ता है। ठीक है, तो मोर पावर टू ऑल दोज हु आर फाइटिंग फॉर झारखंड। ठीक है, झारखंड, तो मैं तुम्हें समझा क्या रहा था, मैं तुम्हें समझा रहा था पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो वैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट्स के लिए होते हैं नेशनल लेवल पे, तो वैसे ही एग्जाम्स होते थे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एग्जाम्स। चाइना में उस समय से एग्जाम्स का कंसेप्ट था, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनेगा उसको बहुत केयरफुली एग्जामिन किया जाता था। वो आता था कि नहीं, उसको तीर कमान चलाते, हॉर्समैनशिप आती थी कि नहीं आती थी, कैलकुलेशंस आते थे कि नहीं, लिखते आता कि नहीं, गाते आता कि नहीं, और फिर सेलेक्ट किया जाता आदमी को, उसके एग्जाम होते थे प्रॉपर। तो ये चाइना का पूरा सिस्टम था। अब जैसे अगर हम बताएं कि हाउ डू वी नो अबाउट चाइना, हमें चाइना के बारे में कैसे पता चला, तो चाइनीज वर द फर्स्ट हु इन्वेंटेड पेपर। ये भी बता दूं मैं, प्रॉपर पेपर जो है चाइना के लोगों ने सबसे पहले शुरू किया। प्रिंटिंग जो आप अभी 10th क्लास में पढ़ोगे ना, तो जो आज ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, प्रिंटिंग का कंसेप्ट, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती थी, वो भी चाइना में डेवलप हुई थी सबसे पहले। ठीक है, तो चाइना हैज एन एबंडेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एज ऑफिशियल हिस्टोग्राफर्स रिकॉर्डेड इवेंट्स। ठीक है, ऑफिशियली जो हिस्टोग्राफर्स थे, ठीक है, जो हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं, उन लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड किए। हाउएवर जो अर्लीस्ट सोर्स है हमें चाइनीज हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, अर्लीस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट चाइना आर दी ओरेकल्स। ओरेकल्स मतलब कौन होते हैं? जो जादूगर होते हैं ना, जो जैसे आप कह सकते हो क्या कि जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्हें ओरेकल्स कहा जाता है। तो वैसे ही चाइनीज ओरेकल्स क्या है देखो, तो विच वर सिंबल्स मेड ऑन पीसेज ऑफ एनिमल बोन्स एंड टोर्टोइस शेल। कछुए का जो शेल आता है ऊपर का, ठीक है, कछुए की जो वो रहती है ना शील्ड कछुआ जिससे बचता है, तो वो कछुए की वो निकाल लेते थे बेचारे कछुए को मारने के बाद में, और उसके ऊपर लिखा जाता था एनिमल्स, जैसे जानवरों की हड्डी का टुकड़ा है, इसके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, these bones were heated until they cracked, the interpretations were made based on the patterns of the crack। तो अब देखो मैं बता रहा हूं कि जो आज हम भविष्यवाणी में ऑरेकल्स मतलब वही जो भविष्य बता देते हैं, जो जादूगर टाइप के ऐसे लोग होते हैं जो बता, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इस साल फसल अच्छी होगी या खराब होगी, अब इसका जवाब ना तुम्हें पता ना मुझे पता, ये तो भविष्य की चीज होगी। तो ओरेकल्स जो थे, तो चाइनीज ओरेकल्स की अगर हम बात करें, तो ऐसे क्वेश्चंस वो लिखते थे हड्डियों पे, जानवर की हड्डियों पे, कछुए की पीठ पे, और ऐसे क्वेश्चंस लिख के जिनका आंसर हमें नहीं पता होता ना, उन्हें क्या किया जाता था, आग में डाल दिया जाता था हड्डियों को, कछुए की वो पीछे वाली पीठ को, शेल को, और अब आग में वो तपती थी, तो तपने के बाद में उसमें क्रैक्स आ जाते थे, है ना, उसमें क्रैक्स आ जाते थे। तो जब उसमें क्रैक्स आ जाते थे, तो उन क्रैक्स की अगर हम बात करें, तो उन क्रैक्स को इंटरप्रेट करते थे फिर ये ओरेकल्स, मतलब जो जानकार लोग होते थे वो ऐसे इंटरप्रेट करते थे, अच्छा इस साल बारिश ज्यादा होगी, मुझे लग रहा है इस सवाल का जवाब दे दिया भगवान ने। मतलब वो क्या करते थे, दे बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर ऐसा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है, तो जो हड्डियों के टुकड़े रह गए उन पे कुछ कुछ लिखा रहता था, तो उनसे हमने हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया है। ठीक है, हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया है, तो इस तरह के चाइनीज ओरेकल्स से हिस्ट्री पता चलती है। दीज ओरेकल्स वर ऑफन यूज्ड टू फोरटेल द फ्यूचर, भविष्य देखने के काम आते थे ओरेकल्स। एंड टुडे दे टेल अस अ लॉट अबाउट द होप्स, डिजायर्स एंड फियर ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। तो उनमें जो सवाल लिखे हैं, अगर उनमें ऐसे सवाल लिखा है कि साल फसल खराब हो गई अच्छी, मतलब वहां बाढ़ आती थी, फसल
इवनली फसल एक जैसी ग्रो नहीं होती थी। तो हमें इन ओरेकल से, इन हड्डियों के टुकड़ों पे जो लिखा हुआ जो एविडेंस है, उससे चाइना की होप्स, उनके डिजायर्स, उनके डर, ये सारी चीजें पता चलती है। ठीक है, ये सारी चीजें पता चलती है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, द चाइनीज स्क्रिप्ट इज लोगोग्राफिक। चाइनीज स्क्रिप्ट जो है, हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े बना दिए चाइनीज स्क्रिप्ट में, उन्हें कैसे समझ में आता होगा। तो देखो चाइनीज स्क्रिप्ट जो है, जैसे हमने देखा ना, कहीं हीग्लोग्राफिक होती है इजिप्शियन स्क्रिप्ट, फाइन। फिर वैसे अगर आप देखोगे तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है इनकी, मेसोपोटामियंस की, हमारी सिंधु लिपि हो गई। तो वैसे चाइना की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, लोगोग्राफिक है, विथ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग एंटायर वर्ड और मॉर्फेम्स। ठीक है, मॉर्फेम्स क्या होते हैं, जहां पे आप देखते हैं स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे ओम, जैसे ओम जो है, तो ओम क्या है, अपने आप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज हो गया। ओम इज अ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज हो गया। हिंदी लैंग्वेज में ओम अपने आप में एक मतलब रखता है। ओम ब्रह्मांड को मतलब ओम अपने आप में एक मंत्र है, ओम अपने आप में एक फीलिंग है, ओम अपने आप में एक कह सकते हैं ना, कह सकते हो कि एक मीनिंगफुल यूनिट हो गया। तो वैसे ही क्या है, इनकी लैंग्वेज जो थी लोगोग्राफिक थी, समझना, इनकी लैंग्वेज लोगोग्राफिक थी, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि विथ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग एंटायर वर्ड। तो अब जैसे एक व्यक्ति अगर उनको दिखाना था कि एक इंसान, ठीक है, पेड़ के नीचे खड़ा है, तो एक मतलब एक इंसान और पेड़, अगर उन्हें ऐसे लिखना था एक इंसान और पेड़, तो वो ये दो लेटर लिखेंगे, चाइनीज लेटर। ठीक है, एक इंसान और एक पेड़, तो वो ऐसा लिखा जाएगा, इंसान और पेड़। तो ये इंसान, ये लेटर अपने आप में एक स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज है ये, जो कि क्या कर रहा है, जो कि अपने आप में एक मीनिंग रखता है। ऐसा समझ में, ओम अपने आप में एक मीनिंग रखता है। तो वैसे क्या है कि पेड़ लिखना है तो ट्री लिखूंगा तब समझ में आएगा इंग्लिश में, TREE। लेकिन यहां पे अगर ये ऐसा सिंबल बना देंगे ये, तो इसका मतलब ट्री हो गया। समझ में आया? तो ऐसे लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उनकी। एक्सप्लोर मोर एग्जांपल ऑफ चाइनीज कैरेक्टर दैट रिजेंबल्स द ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज दे रिप्रेजेंट, नोट डाउन एटलीस्ट 2 सच कैरेक्टर्स एंड एक्सप्लेन हाउ देयर शेप्स आर कनेक्टेड टू देयर मीनिंग्स। होमवर्क हो गया ये, मजेदार इंटरेस्टिंग, देखना जरा कि अंग चिंग चोंग चोंग। ठीक है, आज मैं चाइनीज सीखूंगा, तो आप चाइनीज सीखने का प्रयास करना। फाइन, अब उसके बाद में आगे आ जाओ। और अब जैसे अगर आप देखेंगे तो जेड ड्रैगन फ्रॉम 3300 टू 2000 BC, जेड ड्रैगन पेंडेंट, ये जेड ड्रैगन पेंडेंट है, ये जेड ड्रैगन है। ठीक है, और ये क्या बनाया गया है, ठीक है, जोहू डायनेस्टी का ब्रॉन्ज वाइन पोरिंग वेसल। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज का वाइन पोरिंग वेसल है, इसके अंदर शराब डाली जाती थी। ठीक है, नहीं, ये ड्रैगन पेंडेंट इज फ्रॉम जोहू डायनेस्टी और ब्रॉन्ज वाइन पोरिंग वेसल इज फ्रॉम शैंग डायनेस्टी। ठीक है, शैंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ही ब्रॉन्ज की मेटलर्जी डेवलप हो गई थी ना, तो शैंग डायनेस्टी का, ये शैंग डायनेस्टी पहले थी। अब ये सब किस पे बना है पता है, ये सब बना है जेड पे। जेड ड्रैगन मतलब क्या है, जेड इज अ मेटल, एक तरह का मार्बल है, हरे कलर का प्रीशियस मार्बल, जो चाइना में नहीं मिलता, दूर से कहीं से आता था बाहर से। तो अब वही है कि एक्सपेंसिव चीज जो है, तो एक्सपेंसिव चीज पे बहुत जो बोल सकते हैं ना एक्सक्लूसिव चीजें होती वो होती है। तो जेड एक हरे कलर का पत्थर होता है। ठीक है, उस हरे कलर के पत्थर पे ये सारा आर्ट एंड फैक्ट बनाया जाता था। ठीक है, तो ये जेड पेंडेंट बनाया गया, ड्रैगन पेंडेंट। ठीक है, ड्रैगन जो है तो चाइनीज सिविलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। मैं आपको एक एक चीज छोटी छोटी इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं से भी फिर क्वेश्चन आ जाए, हमने चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा है, चाहे वो फिर आप पूछ लें लोगोग्राफिक क्या है सारी चीजें है ना। तो सम अदर क्राफ्ट आइटम्स, some other craft items unique to Chinese civilizations were the jade objects and figurines। ठीक है, figurines मतलब क्या है, figurines मतलब अलग अलग शेप में, जो आप जैसे ड्रैगन बना दिया आपने, ठीक है, तो ड्रैगन फिगरेंस होते हैं। ड्रैगन फिगरेंस मतलब क्या है कि ड्रैगन की मूर्ति बनाना, फिगरेंस मतलब मूर्ति समझ लो। ठीक है, तो मूर्ति, वैसा जेड ऑब्जेक्ट्स तो वही वो हरे कलर के स्टोन पे जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे थे, वो एक इंपॉर्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट का पार्ट है चाइनीज सिविलाइजेशन का, विच वर आइदर रिचुअल्स और प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो या तो वो पूजा पाठ या फिर किसी दूसरे रिचुअल, जैसे वाइन पोरिंग वेसल जो बना था उसका ब्रॉन्ज का, तो वो भी क्या है, ड्रिंकिंग से एसोसिएटेड रिचुअल में
यूज होता था, है ना। तो वैसे ही क्या अधिकतर जेड ऑब्जेक्ट्स और फिगरिंस वगैरह बनाए जाते थे जो कि किसी रिचुअल या फिर कोई प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे ड्रैगन हो गया, उससे जुड़ा हुआ होता था। दे प्रोबेबली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी सोशल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सोशल ट्रांजेक्शन मतलब समाज में जब लोग आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को गिफ्ट देते थे या फिर इस तरह से उसका इस्तेमाल होता था एज। और एक और चीज, जेड की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि इट वाज नॉट लोकली अवेलेबल एंड वाज ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड चाइना। चाइना के बाहर से आता था, लोकली अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए माना जाता था कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग वेरी प्रीशियस, ठीक है। मार्बल वाज आल्सो कार्व्ड इनटू ऑर्नामेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड एज फाउंडेशंस ऑफ वुडन पिलर्स, ठीक है। तो मार्बल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, उस पर बर्ड्स बना रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। जो वुडन पिलर बनते थे तो वुडन पिलर पे नीचे मार्बल रखा जाता था कि दीमक ना लगे, ठीक है, वो भी एक चीज होती थी। बिसाइड्स दीज द चाइनीज मास्टर्ड ब्रोंज मेटलर्जी टू प्रोड्यूस वेपन्स, टूल्स एंड इलाबोरेट रिचुअल वेसल्स, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है, चाइनीज लोग जो थे तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेटलर्जी को मास्टर कर लिया था, वही कॉपर और टिन को मिला के, और उन्होंने बहुत सारे उससे वेपन्स बनाए, टूल्स बनाए, ठीक है, रिचुअल वेसल्स बनाए, जैसे वही वाइन का जो मैंने आपको बताया ना, वाइन पोरिंग वेसल जो है वो बनाया। वेसल मतलब बर्तन टाइप की चीजें, क्लियर हुआ। तो इस तरह से चाइना में, चाइनीज सिविलाइजेशन में आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रो हो रहा था। चाइनीज आर्टिशंस स्किलफुली कार्व्ड जेड इनटू शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज फिश एंड टाइड देम विद द कॉर्ड। अब ये समझना, आज जो आप देखते हो ना पेंडेंट होते हैं, झूमर जिसे कहते हैं, हम घर के बाहर लटका देते हैं झूमर, ध्यान है। तो वो जो घर के बाहर हम पेंडेंट लटका देते हैं जिन्हें हम झूमर कहते हैं, ये झूमर जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में। क्योंकि चाइनीज लोगों ने उस समय क्या सीख लिया था कि जेड के पत्थर पे, अब वो तो पत्थर है, अलग अलग शेप्स बना ली, जैसे मछलियां बना ली बहुत सारी, और बहुत सारी मछलियों को बना के ऐसे लटका लिया एक कॉर्ड में, एक धागे में, ठीक है। फिर क्या होता था, व्हेन स्ट्रक दीज जेड पीसेस प्रोड्यूस अ क्लियर एंड लास्टिंग म्यूजिकल साउंड, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति कहीं रास्ते में फंस गया है, घूम गया है, या फिर वो एक पीस ऑफ माइंड चाहता है, उसको कुछ क्लैरिटी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, आज हम क्या करते हैं, आज हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा देते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो वही तब लोग घूम जाते थे या फिर कहीं स्टक हो जाते थे। तो ये जो इन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए थे कि जेड स्टोन से वो जो झूमर टाइप की चीज बनाते थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि जब हवा चलती थी, तो हवा चलने से क्या होता था, व्हेन स्ट्रक दीज जेड पीसेस प्रोड्यूस अ क्लियर एंड लास्टिंग म्यूजिकल साउंड, तो वो आपस में टकराते थे, आवाज होती थी। आज भी ऐसे होता है ना कि आपने आपके घर की बालकनी में अगर वो झूमर लगा के रखा है, ठीक है, वो स्टील पाइप्स का हो सकता है, किसी भी चीज का, जेड का तो होगा नहीं, तो वो जब हवा चलती है तो वो आपस में टन टन बजता है, एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दिस प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन चाइनीज कल्चर, ठीक है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वो म्यूजिक को कितना इंपॉर्टेंट मानते थे, हाईलाइटिंग द हाई लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप अचीव्ड बाय द चाइनीज पीपल एट दैट टाइम, ठीक है। और ये अपने आप में ये भी दर्शाता है कि कितना अच्छा क्राफ्टमैनशिप आ गया था कि वो झूमर जैसी चीज बनाना सीख गए थे, फ्री का हवा से चलने वाला इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो चीज थी। एक और चीज जो चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को दर्शाती है, वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट ओवर अ पीरियड स्ट्रेचिंग 2000 ईयर्स। कोई ऐसी चीज है दुनिया में जिसको बनने में 2000 साल लगे हो? बिलीव मी, 2000 साल की बात हो रही है। तो चाइनीज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो चाइना को नॉर्थ से होने वाले नोमैडिक ट्राइब्स के हमले से बचाती है, ठीक है, चाइना की बॉर्डर डिफाइन करती है, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लगभग 2000 साल लग गए थे बनने में इनिशियली, ठीक है। इनिशियली जैसे अगर आप देखोगे तो इनिशियली सेवरल वॉल्स वर बिल्ट फ्रॉम 680 BCE, 680 BC मतलब जोहू डायनेस्टी की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और क्यों बनाना शुरू किया था? क्योंकि वायलेंट रेड्स होती थी ऑफ द नोमैडिक ट्राइब्स। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये चाइना है, तो इस चाइना में ऊपर से नॉर्थ से जो क्या बोल सकते हैं ना, मंगोलिया मैडम का नाम आ रहा है, ठीक है, मंगोलिया है, तो मंगोलिया से जो नोमैडिक ट्राइब्स आते थे, चंगेज खान वगैरह ये लोग, तो ये लोग हमला करते थे चाइना में। चाइनीज जैसे जोहू डायनेस्टी के रूलर्स वगैरह को इनसे लड़ाई लड़ना पड़ती थी, तो इन्होंने बोला दीवार बना दो यार, आ नहीं पाएंगे। तो चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन जैसे अगर आप देखेंगे तो शुरू हुआ था कब से? 680 BC जोहू के टाइम पीरियड से। These were later joined together to make an effective defense mechanism। और बाद में इनको क्या करा, एक एक करके धीरे धीरे करके इस पूरी वॉल का कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में चलता रहा। द एक्सपेंशन एंड रिपेयर, इनफैक्ट पुरानी दीवार बना के आगे बढ़ गए और जो पहले बनाई थी वो खराब हो गई। 2000 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है ना, तो द एक्सपेंशन एंड रिपेयर ऑफ द वॉल कंटिन्यूड टिल द 17th century CE, मतलब 1700, आप देखो लगभग 680 से चालू करके 1700 CE कॉमन एरा तक चला है।
2000 साल में चाइनीज वॉल का कंप्लीशन हुआ है, ठीक है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज का आज एक पार्ट है। स्पेस से दिखने वाली एकमात्र मेन मेड स्ट्रक्चर है जो स्पेस से दिख जाता है, चाइनीज वॉल। समझ में? चाइनीज वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है आपको वहां से दिख जाता है। क्लियर है? इंटरेस्टिंग है ना चाइनीज सिविलाइजेशन भी? बताओ, क्लियर हुआ? आगे बस बस खत्म ही होने वाला बाबू, आज चैप्टर खत्म करेंगे, कल इसका डाउट सॉल्विंग करके आगे बढ़ेंगे। तुम्हें पिछला जो चैप्टर दिया था उसके डब्ल्यूपीपी सॉल्व कर ली तुमने? जो इससे पहले वाला एक चैप्टर दिया था उसके डब्ल्यूपीपी सॉल्व कर लिया, या फिर कल एक नया चैप्टर शुरू कर दे? डाउट सॉल्विंग कब करना है बताओ? बाद में कर लें, परसों मरसों में? आ जाओ, लास्ट पेज है, बस लास्ट पेज है बाबू, खत्म हो रहा है। चलो तो अच्छा, एक सवाल है, थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन दिया है, ठीक है, थिंक अबाउट इट। व्हाट कुड हैव बीन, वही रितु रितु देखो चिड़िया उड़ रही है, वो बता रहा है उसको, क्या पूछ रहा है उससे कि व्हाट कुड हैव बीन द अदर रीजंस फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, एक तो हमने देख लिया कि जो अटैकर्स होते थे, ठीक है, नोमैडिक अटैकर्स जो होते तो बाहर से जो अटैक कर रहे हैं, टू बी सेफ, मतलब यहां पे एक तो अपने पढ़ लिया टू बी सेफ फ्रॉम नोमैडिक अटैकर्स। नोमैडिक मतलब क्या है? वो कंटिन्यूसली चंगेज खान की जो आर्मी थी, ठीक है, मंगोलियन आर्मी जो थी, ठीक है, तो वो देवर दी नोमैडिक्स, उनका कोई घर नहीं था, जहां जा रहे हैं वहां एक्सपैंड करते जा रहे हैं उस टाइप से, ठीक है। तो टू बी सेफ फ्रॉम नोमैडिक अटैकर्स, और उसके बाद में और क्या रीजन हो सकते बताओ? ठीक है, एक्सप्लोर एंड शेयर योर फाइंडिंग्स ऑन द ग्रेट वॉल थ्रू अ मॉडल ऑफ रिप्रेजेंट मॉडल और प्रेजेंटेशन। तो इसमें जैसे अगर और लिखे टू मार्क टेरिटरी, टू मार्क द टेरिटरी। आपने एक दीवार बना दी तो इससे आपने क्लियर कर दिया ना, आज हम कोई प्लॉट लेते तो प्लॉट में फेंसिंग करवाते हैं, दीवार बना देते, क्यों? ताकि हम ये क्लियर बता सके कि भैया ये इतनी चाइना की टेरिटरी है, इसके उधर उधर दूसरा देश है, चाइना इसके इधर इधर है ना, टेरिटरी मार्क करने के लिए भी। फिर दूसरी चीज क्या है ना, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी, चाइनीज वॉल जो बनी थी तो चाइना के अंदर से सीढ़ियां थी उस पर चढ़ के जाने की। अब चढ़ के जाके फिर आपने देखा होगा आज पट्टे चख लैन दे वाली मूवी देखी तुमने, चांदनी चौक टू चाइना, उसमें वो जैसी ये दीवार है, ये दीवार चल रही, दीवार चल रही, दीवार चल रही, उसके बाद में फिर यहाँ पे दीवार चलने के बाद में क्या बना हुआ है यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे तो ऐसा एक वॉच टावर टाइप का बना हुआ है जिसमें ऊपर जाके सैनिक खड़ा हो सकता था और सैनिक देखता रह सकता कि कोई अटैकर तो नहीं आ रहा। तो इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी ले सकते हो, उसका भी काम इस दीवार ने किया होगा, है ना। तो ऐसे सोचा करो, दिमाग लगाया करो कि और क्या क्या काम होंगे, कि सिर्फ अटैक से थोड़ी ना बचा रही, उसके दूसरे भी फायदे होंगे, ठीक है। अब चाइनीज सिविलाइजेशन में एक और चीज जो है, जैसे हमने चाइना का पेपर देख लिया, हमने चाइना का क्राफ्टमैनशिप देख लिया, हमने चाइनीज वॉल देख ली, एक और चीज जिसके लिए चाइना जाना जाता था चाइनीज सिविलाइजेशन, वो क्या है? वो है सिल्क। सिल्क का कपड़ा बनता है ना, जो कुकून से सिल्क निकालते हैं, तो सिल्क वॉज नोन टू द चाइनीज फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। पुराने समय से 4000 से 3000 साल पहले से सिल्क जो है, सिल्क वॉज नोन टू द चाइनीज पीपल, ठीक है। फिर क्या है, ऑनवर्ड्स एंड बिकेम एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट ड्यूरिंग द ब्रोंज एज। ब्रोंज एज के टाइम पीरियड में आते आते सिल्क का कपड़ा बुनना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट बन गया। हाउएवर अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी, लेकिन आज से लगभग क्या कह सकते हैं आप, 2200 साल, 2200 ईयर्स अगो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हान डायनेस्टी के टाइम पीरियड में सिल्क बिकेम अ मेजर आइटम ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, क्योंकि चाइना ने उस समय तक सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग को मास्टरी कर लिया था। बनाना बहुत पहले से जानते थे, बनाना ये लगभग जैसे आप देखोगे 6000 साल पहले से जानते थे, लेकिन जब हान डायनेस्टी के टाइम पीरियड में 2200 साल पहले से क्या शुरू हुआ, 2200 साल पहले से आपको देखने को मिलता है कि एक इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ट्रेड की कमोडिटी बन गई सिल्क, बाहर के देश में सिल्क पहुंचाना शुरू कर दिया है। So much so that the entire route on which it was traded came to be known as the Silk Route. इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि पूरे रूट, जिस रूट के थ्रू उसका ट्रेड होता था, जैसे मैं आपको सिल्क रूट बताऊं, आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे, अगर बुक्स नहीं बदली 10th क्लास में जाते जाते तक, तो वैसे तो बदलने वाली है। तो जैसे आप देखोगे, ठीक है, ये इंडिया है
ऊपर जैसे यहाँ चाइना है, तो यहाँ पे चाइना के लोग यहाँ से सामान लेके जाते थे, इंडिया से लेके, जैसे कश्मीर वश्मीर वाले रीजन से होके गए, सिक्किम मिक्किम वाले रीजन से होके गए। ठीक है, मैं तुम्हें एक फोटो दिखाऊं, मेरा फोन कहाँ है यार, रुको, आ जाओ, आज एक चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें। सिल्क रूट दिखा देता हूं। तो ये इंडिया के कुछ पार्ट से निकल के गए, ठीक है, तो उस तरह से चाइनीज सिल्क रूट जो है, तो चाइनीज सिल्क रूट से जहां जहां से सिल्क गया उस पूरे रूट को सिल्क रूट बोला गया। मतलब ट्रेडर्स जो थे तो यहां से निकलते थे, ऐसा नहीं कि यहां सिल्क लगा या फिर कुछ है, यहां से ट्रेडर्स निकल के जाते थे, इसके लिए उसको सिल्क रूट कहा गया है। रुकना, हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। अरे यार, इसकी फोटो नहीं है, वीडियो है क्या ये देखो, ये देखो, ये रहा मैं, ये ओल्ड दिख रहा है कुछ, ओल्ड सिल्क रूट, ठीक है, ओल्ड सिल्क रूट जो है, यहां से फोटो क्यों नहीं है इसका मेरे पास, वीडियो ये क्या, चलो वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैं हूँ, ये ओल्ड सिल्क रूट है। ठीक है, तो जैसे सिक्किम के कुछ रीजन से अगर क्या बोलते हैं ना कि सिक्किम के कुछ रीजन से अगर चाइनीज सिल्क ट्रेडर्स जाते थे, तो ये वहाँ पे एक ऐसा वो बना हुआ स्ट्रक्चर कि ये नथांग वैली है सिक्किम में, वहाँ पे चाइनीज ओल्ड चाइनीज सिल्क रूट का रास्ता बताया गया है। ठीक है, और वहाँ से ट्रेड होता था, समझे। तो ऐसे क्या है ना, जहां जहां से चाइना से पहाड़ों के बीच से लोग निकल के गए, तो चाइनीज सिल्क रूट का पार्ट कहलाया। क्लियर हुआ। आगे बस ये एक दो पैराग्राफ और बचे इसके बाद में। तो डू यू रिमेंबर स्टडिंग अबाउट सिल्क रूट इन क्लास 7 में पढ़ा भी है, कैसे इंडिया कनेक्टेड था। तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और वहां से पूरा यूरोप तक ये रास्ता फैला हुआ था जहां से ट्रेडर्स जाते थे। तो कैन यू रिकलेक्ट चाइनाज कॉन्टेक्ट विद इंडिया विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म दैट यू स्टडीज इन ग्रेड 7। तो जैसे चाइनीज ट्रेवलर्स, फायान और ये सारे ट्रेडर्स ट्रैवलर्स आए थे इंडिया, और इंडिया के बारे में यहाँ से इंडिया बुद्धिज्म रिलीजन को वो सीख के इन्हीं रास्तों के थ्रू वापस गए थे। ठीक है, बाय 1500 BCE द चाइनीज ब्रॉन्ज एज सोसाइटी वाज हाईली स्ट्रेटिफाइड विद द रूलिंग क्लास, नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स एट टॉप, followed by farmers and laborers, which laid the foundation of Chinese social hierarchical structure that evolved later। 1500 BC से अगर जैसे देखेंगे तो ये एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी थी, जहाँ क्या है, रूलिंग क्लास के लोग थे, नोबल्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे टॉप पे, उनके बीच में फार्मर्स और लेबर्स थे। ठीक है, और इस तरह से चाइनीज सोसाइटी भी बाकी सारी सोसाइटीज की तरह डिवाइडेड थी। ठीक है, अ मेटल बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज अपीयर्ड ड्यूरिंग द जोहू डायनेस्टी। वही जोहू डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, सेकंड डायनेस्टी के टाइम पीरियड में मेटल बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब सिक्कों के हिसाब से बार्टर सिस्टम चल रहा था दुनिया में, कि गाय दे दो और 2 गाय दे दो, 1 घोड़ा ले जाओ, ऐसे सामान के बदले सामान बदलते थे, बार्टर सिस्टम। लेकिन चाइना ने फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मनी कर लिया था, कि मेटल के सिक्के बना लिए थे और मेटल के सिक्कों से सामान एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो एंड मनी इकोनॉमी डेवलप्ड बाय द 5th century BC, मनी बना लिया था। चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी। पेपर करेंसी अगर पहले किसी ने बनाया था, चाइना ने बनाया था वर्ल्ड में, पेपर के नोट बनाना, क्योंकि पेपर भी पहले ही इनने बनाया था। एंड द फर्स्ट टू डेवलप सिविल सर्विसेज थ्रू पब्लिक एग्जामिनेशन। वही मैंने बताया ना कि पेपर बनाया, किताब बनाई, एग्जाम करवाना शुरू करवा दिया था। तो चाइनीज सिविलाइजेशन वॉज वे अहेड। आप कह सकते हो चाइनीज सिविलाइजेशन काफी आगे थी इनके कल्चर को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर। अब हमने सारी सिविलाइजेशन पढ़ ली है, कंक्लूजन है, we have seen how major bronze age civilizations of the world emerge independently in the fertile river plains। एक शब्द पकड़ना कंक्लूजन का, कि बहुत सारी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन डेवलप हुई, सब फर्टाइल रिवर प्लेन्स पर डेवलप हुई। हार्नेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सब ने पहले खेती करी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ, खेती करने के बाद में फिर ट्रेड वगैरह ये सारे नए रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ अर्बन सिटीज, शहर बने इन ऑल दीज मेजर सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, और वो शहर धीरे धीरे सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो गए। दे डेवलप्ड सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उन्होंने अपना एक कामकाज करने का, राज्य करने का एक तरीका बनाया, एक समाज बनाया उन्होंने। ठीक है, इंडिपेंडेंटली टू इंश्योर द इनहांस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब वो उन्होंने ये सारे सिस्टम बनाए तो इकोनॉमिकली ग्रो करते चले गए, और ऐसे ही वो सिविलाइजेशन बने, ऑब्वियस है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम एनेबल्ड अर्ली सोसाइटीज टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एंड सोशल एक्टिविटीज। फिर राइटिंग सिस्टम भी, जैसे हम देखेंगे मेसोपोटामियन राइटिंग हम डिसाइफर कर पाए, इजिप्शियन राइटिंग डिसाइफर कर पाए, चाइनीज राइटिंग को हम डिसाइफर कर पाते हैं। चाइनीज स्क्रिप्ट तो लोगोग्राफिक है, इजी है। ठीक है, वो कंटिन्यूटी में देखने को मिलता है कि आज की चाइनीज लैंग्वेज में काफी हद तक वो सिमिलर है।
तो लेकिन 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 अगर हम देखें तो जिन जैसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं कर पाए, बट दिस इज द फैक्ट कि राइटिंग सिस्टम ने उन्हें रिकॉर्ड करना सिखाया। तो हमें उनके बारे में इसलिए पता चला क्योंकि वो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन हमें मिल रहे हैं, ठीक है। इट ऑल्सो लेड टू द कंपोजिशन ऑफ लिटरेसी एंड क्रिएटिव टेक्स्ट, जैसे द एपिक ऑफ गिलगमेश हमें मिलता है ना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। तो रिकॉर्डिंग जब टेक्स्ट लिखना शुरू करा तो उससे हमें उनकी क्रिएटिविटी के बारे में, उनकी डेली लाइफ के बारे में पता चलने लगा। दस मेनी ऑफ आवर कल्चरल एथोस हैव देयर रूट्स इन द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे हमारे कल्चरल एथोस जो आज का समाज है, चाहे वो अलग अलग, कोई अमेरिका में, कोई रशिया में, कोई इंडिया में, कोई जापान में, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं इन सिविलाइजेशन से तो जुड़े हुए हैं ना, इनकी कल्चरल कंटिन्यूटी तो हमें आज देखने को मिलती है ना। तो दैट इज द क्रक्स, दैट इज द कंक्लूजन। समझ में आया? बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये क्रक्स है, ये कंक्लूजन है। अब अगर जैसे बिफोर वी मूव ऑन में, तो ये भी पूरी समरी बताई गई है। जैसे अगर इसको पढ़ दें तो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री रेफर्स टू लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड इज स्टडीड मेनली थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सच एज टूल्स, फॉसिल्स, ठीक है, केव आर्ट। तो ये हमने जो शुरू पूरा हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ा। अर्ली ह्यूमंस इवॉल्व्ड इन अफ्रीका, माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पिलियोलिथिक पीरियड के टाइम पीरियड में हंटर गैदरर थे, ठीक है, तो जैसे हैंड एक्स, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स, इन सबसे हमें पता लगता है। मीजोलिथिक पीरियड के टाइम पीरियड में हम माइक्रोलिथ टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे, टेम्पररी सेटलमेंट्स हो रहा था। नियोलिथिक में एक मेजर शिफ्ट, नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा गया है, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, परमानेंट विलेज और खेती वगैरह करने लगे। चालकोलिथिक के टाइम पीरियड में क्या हुआ? चालकोलिथिक के टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया था अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स, ठीक है। दिस डेवलपमेंट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ब्रोंज एज, जहां पे हमने क्या करा कि कॉपर और टिन को मिक्स करके इस ब्रॉन्ज के टूल्स बनाए। कैरेक्टराइज्ड बाय अर्बन सेंटर्स, ट्रेड, राइटिंग और बड़े बड़े सिविलाइजेशन डेवलप हुए, ठीक है। मेजर अर्ली सिविलाइजेशन जो हमने पढ़े हैं, तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एक पढ़ा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 2, इजिप्शियन 3 और चाइनीज सिविलाइजेशन 4, ठीक है। ये सब इंडिपेंडेंटली फर्टाइल रिवर वैलीज में डेवलप हुए। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इनका एग्रीकल्चर, राइटिंग, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर में। इज दैट क्लियर? बताओ, इज दैट क्लियर? कंक्लूजन ही था लास्ट में, बिफोर वी मूव ऑन। समझ में आया सारा सब कुछ? कल अब आप 2 मिनट मुझे बता दो और, ठीक है, 2 मिनट मुझे और बता दो कि कल आप इसका डाउट सॉल्विंग चाहते हो? वन शॉट दूंगा मैं, सारे वन शॉट दूंगा। हाँ, कल इसका डाउट सॉल्विंग चाहते हो या नया चैप्टर शुरू कर दें? क्या हमारा कोई पुराना WPP पेंडिंग है? एक बार मुझे चेक कर लेने दो, रुको जरा, मैं अभी चेक कर लेता हूं ना। माय कोर्स, क्लास 10th, क्लास 9th, सोशल साइंस ये रहा, WPP, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस हो गया, शेपिंग ऑफ द अर्थ हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमी हो गया। कोई अपना WPP पेंडिंग है? शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस मैंने करवा दिया था तुम्हें। हाँ, तो फिर डाउट सॉल्विंग है, सिर्फ डाउट सॉल्विंग रहेगा डायरेक्ट फिर तो, ठीक है। चलो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कल अपन नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं और डाउट सॉल्विंग भी, डाउट सॉल्विंग लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, नया चैप्टर भी लिख रहे हैं। पोल ले लेता हूँ ना यार, जो पोल व्यवस्था है ना अपने पास, पोल व्यवस्था है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, पोल व्यवस्था है हमारे पास दोस्तों, पोल व्यवस्था है हमारे पास। पोल व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाए। पोल आ रहा है, ठीक है। अब सिविक्स का चैप्टर चालू होगा अपना, हाँ, ए वाले कल इसकी डाउट सॉल्विंग कर ले, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे। और बी वाले न्यू चैप्टर कल क्या, क्योंकि अभी अपने पास टेस्ट पेपर कोई नहीं है इसका, मतलब या तो ऐसा भी कर सकते हैं मैं इसका टेस्ट पेपर दे दूं और डाउट सॉल्विंग फिर एक साथ करवा लूं, परसों नरसों मंडे, जब भी मंडे तक का समय चाहिए मंडे ले लो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, न्यू चैप्टर, दोनों में से वॉट एवर यू से, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, ठीक है। ये लो, सर्वे ले लेता हूं मैं,
ठीक है, ए और बी बताना कल क्या करना है। डाउट सॉल्विंग बाद में भी कर सकते हैं, मतलब डब्ल्यूपीपी देने के बाद में, या फिर कल भी कर सकते हैं। आ जाओ। पिछला वाला मुझे जहां तक ध्यान है पिछले वाला हो चुका है हमारा। पिछला वाला हुआ है कि नहीं? अगर पिछला वाला नहीं हुआ तो पिछला वाला हुआ कि नहीं चैट में बताना। मतलब जो पिछला चैप्टर था ज्योग्राफी का, उसका डब्ल्यूपीपी सॉल्व हो गया ना? सोल्यूशन मिला ही नहीं मिला? अरे पोल आया है, कैसी बात कर रहे हो? आया आया बाबू, ये पोल में बता दो। और मुझे बताओ जो शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस वाला चैप्टर है, उस चैप्टर का डब्ल्यूपीपी हुआ है कि नहीं? अभी नहीं हुआ है? अरे यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, रुक जाओ जरा, कोर्सेज में देखो तो जाके। ध्यान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस चैप्टर को अपन बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। आठवां लेक्चर था आज। बताओ वीडियोस। डाउट सॉल्विंग हो तो गया। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस का इसमें डब्ल्यूपीपी करवा दिए मेरे हिसाब से शायद, है ना? नहीं 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 ना ना मुन्ना ना, लेक्चर 3 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस का ये डब्ल्यूपीपी खोलता हूँ। हो गया हो गया। चलो एक बार पोल पे देख लेते ना, पोल पे क्या है। हो गया हो गया हो गया। पोल पे देख लेते, पोल पे क्या जवाब आया। पोल की तरफ जाया जाए कंप्यूटर महोदय। 52% बच्चे बोल रहे हैं कि नया चैप्टर, तो इसका डाउट